ठीक है, तो हम लोग मॉनेटरी इकोनॉमिक्स खत्म कर लिए हैं, अभी रिवीजन कर रहे हैं ना। तो टोटल यूनिट्स हम लोग का कितना है, 5 यूनिट्स। ठीक है, और चैप्टर्स का अगर बात करें तो टोटल चैप्टर्स हो जाएगा 16 ना। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हिंदी में नहीं है, कुछ इंग्लिश में नहीं है, एक चैप्टर है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट हिंदी में नहीं है और इनकम थ्योरी इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक दूसरे का इंग्लिश हिंदी वाले देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, मनी, है ना, डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी। तो कैसे आया, तो हम लोग जानते हैं कि पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम, है ना। तो बार्टर सिस्टम का कुछ डीमेरिट्स था, जिसके कारण क्या आया, मनी आया। तो क्या क्या डीमेरिट्स था, जैसे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉर्म्स, है ना, एक ही चीज दोनों जन को चाहिए। जैसे उसको अगर मनी चाहिए, अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, उसके बदले हमको दूसरा सामान चाहिए, तो जरूरी नहीं है दूसरे को भी वही सामान चाहिए जो हम देना चाहते हैं। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम का ये डीमेरिट था। फिर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, कि वैल्यू हम कितना कोई चीज़ रखे अपना, जिससे फ्यूचर में मेरा नीड्स पूरा हो। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट वाला भी वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था। तो डीमेरिट्स था बार्टर सिस्टम का इतना, उसके कारण क्या एक नीड फील किया गया कि हम लोग का क्या होना चाहिए, कैसा चीज होना चाहिए जिससे ये सब डीमेरिट्स हट जाए। ठीक है, तो इसी तरह क्या इवॉल्व किया, मनी इवॉल्व किया। ठीक है, लेदर कॉइन्स पहले चलते थे, इवन स्टोन कॉइन्स भी चलते थे, फिर हम लोग देखे कि गोल्ड और ये सब भी आए, है ना। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे से इवॉल्व किया, तो ये सब जो बार्टर सिस्टम का जो डीमेरिट्स था उसको हम लोग कंकर कर पाए। तो कहाँ से आया है, तो इसका बुक में ही स्टार्टिंग में है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो 2 टर्म उसमें बताया गया, एक पिकुनिया, है ना, एक पिकुनिया पिकस करके जो आया, और एक मोनिटा, है ना, इटली की जो देवी थी, गॉडेस ऑफ हेवन, है ना। तो हाँ, स्वर्ग की देवी वही गॉडेस ऑफ हेवन। तो इस तरह से क्या हुआ, मनी इवॉल्व किया। ठीक है, फिर हम लोग देखे अलग अलग फंक्शन देखे, तो अलग अलग बेसिस पे, सॉरी डेफिनेशन देखे अलग अलग बेसिस पर। फिर आते हैं फंक्शंस पर, है ना। अच्छा, डेफिनेशन के लिए कोई लोग बोले कि जो सरकार बोल देती है जिसको मनी वो मनी हो गया, तो बोले कि नहीं, ऐसा चीज़ जो क्या कॉमनली एक्सेप्टेबल हो। तो अलग अलग डेफिनेशन है, और मेनली किस पे हम लोग समझ सकते हैं मनी क्या, तो उसका फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शन को 4 कैटेगरी में बांटा गया ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, और क्या क्या है, कंटिंजेंट, आकस्मिक और अदर, है ना। तो प्राइमरी में मेनली क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी, है ना, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों का आदान प्रदान आराम से कर सकते हैं मनी के मीडियम से, कि हमको कुछ चाहिए तो हम मनी देंगे और वो सामान मिलेगा, दूसरे कुछ चाहिए तो वो भी मनी देंगे और दूसरा सामान लेंगे। तो एक कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट भी बन गया। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, और मेजर ऑफ वैल्यू आ गया, ये हमारा प्राइमरी में। फिर सेकेंडरी में हम लोग देखें कि क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह कंटीजेंट में भी हम लोग देखिए कुछ, मतलब कुछ मनी का जो अलग अलग फंक्शंस है उसको ये कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कंटीजेंट फिर अदर फंक्शन। फिर हम लोग सेकंड चैप्टर में जाते हैं। सेकंड चैप्टर हम लोग का क्या है, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि नेचर में कि मनी क्या करता है, वो इनडायरेक्टली चीज को सेटिस्फाई करता है ना, क्योंकि मनी से ही तो कुछ क्या लिखा हुआ था, मनी इज अ मीन्स, है ना, नॉट एंड इन इटसेल्फ ना, कि वो साधन है, साध्य नहीं है। मतलब आप मनी के जरिए क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, जिससे अपना नीड्स पूरा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज से क्या होता है, हम लोग का डायरेक्टली नीड सेटिस्फाई होता है, जबकि मनी से इनडायरेक्ट वे में होता है ना। तो इसीलिए क्या है, मनी को क्या बोला था, एक तरह का घूंघट है जिसके पीछे क्या है, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, मतलब आर्थिक शक्ति है, जिससे आप चीज़ों को खरीद के अपना नीड पूरा कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें और फिर ये इम्पोर्टेंस भी बताया गया, मनी का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंस है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना, कंजम्पशन में हेल्प करता है, कस्टमर भी मनी के बदले में खरीदते हैं सामान। प्रोडक्शन में जिनको प्रोड्यूस करना होता है, मशीन खरीदते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, है ना, ट्रेडर्स को पेमेंट करते हैं। ठीक है, कंजम्पशन में हेल्प होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पैसा मिलता है ना सबको, वेजेस में बढ़ गया, जो पैसा लगाया उनको इंटरेस्ट मिल गया, लोन को दिए तो उनको इंटरेस्ट मिल गया, और जो ओनर है वो लगाए तो प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मनी, बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो पहले होता था बार्टर सिस्टम के युग में, है ना। इसके बाद हम लोग देखें डीमेरिट्स ऑफ मनी या एविल्स ऑफ मनी, क्या है इसके दोष। तो उसमें हम लोग क्या क्या देखें कि मनी का जो दोष है, एविल्स है, उसको 4 भाग में बांट दिया गया ना। पहला इकोनॉमिक, है ना, फिर दूसरा सोशल, है ना, फिर तीसरा क्या बताइए,
मॉरल नैतिक, और चौथा पॉलिटिकल था ना, है ना, पॉलिटिकल, वो जो आपके बाद वाले चैप्टर में दिया होगा चार, ठीक है। तो इकोनॉमिक वाला क्या दिक्कत है, इकोनॉमी का फिर क्या है कि क्या होता है, इसके महंगाई भी आता जाता है ना, इन्फ्लेशन होता है, और भी अदर एग्जांपल्स है, ठीक है। सोशल इविल में क्या है कि लड़ाई भी करवा देता है ना ये, इवन क्या एक्सप्लॉइटेशन को जन्म देता है कि हमको अगर पैसा का भूख है कि मेरे पास खूब रहे तो हम क्या चाहेंगे कि हम लोगों को कम दें और अपने पास हम क्या रखें, ज़्यादा मनी रखें। किसी भी तरह में अगर हम उतर गए तो फिर क्या होगा, हम क्या हो जाएगा कि समाज का भी पतन होगा, अपना पतन तो होना ही है ना। तो सोशल लेवल में हो गया, इसके बाद मॉरल लेवल्स, ठीक है, नैतिक मूल्य छोड़ देते हैं जो हम लोग, तो इसमें क्या आ गया, वही ब्राइबरी, घूसखोरी आ गया, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी आ गया, डकैती आ गया, तो ये सब क्या है हम लोग का मॉरल लेवल्स पे आ गया, है ना, नैतिक पतन वाला है। पॉलिटिकल लेवल्स में अगर पॉलिटिक्स में लोग हैं वो मनी के पीछे हैं बस, तो वो देश का भलाई के लिए काम नहीं करते, वो क्या है फिर डूब जाते हैं ना। तो इसमें एक कॉमन चीज पता चलता है कि अगर मनी मास्टर बन गया आपका तो क्या हो जाएगा, आपको ले डूबेगा, देश को भी ले डूबता है ना। जहाँ पे मनी को ज़्यादा ही प्रेफरेंस दे दिए, मूल्यों से ऊपर अगर मनी को हम लोग मान लिए तो फिर दिक्कत होता है। इसलिए बोलते हैं क्या बोला जाता है स्टेटमेंट कि मनी क्या है, एक अच्छा सर्वेंट है लेकिन अच्छा मालिक नहीं है, क्योंकि वो सर पे चढ़ गया तो फिर दिक्कत होती है ना। तो इसीलिए मनी को एक कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने कंट्रोल में, कि हम ही क्या है उसके पीछे ना भागते रह जाए और जीवन को और सोसाइटी को ना तबाह करें, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या चैप्टर है, सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा, फर्स्ट यूनिट में एक है रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं। क्या है इसमें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, मनी को। वहाँ पे क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म होता है, मतलब डिमांड और सप्लाई का फोर्सेज जहाँ इंटरेक्ट करता है उससे प्राइसेस तय होता है ना, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, या दूसरे तरीके से उसको मनी इकोनॉमी बोला जाता है, किसको, कैपिटलिज्म को, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि मेनली इस तरह से चलते हैं कि जो भी काम करना है वो मेन मोटिव कहाँ होता है, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट पर, कि हमको क्या हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड होता है ना, लगभग फ्री हैंड होता है, तो उसके कारण जो भी काम होता है, जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और टू प्रोड्यूस, तीनों में किसको देख के हम लोग काम करते हैं, प्रॉफिट को, प्रॉफिट किसमें ज़्यादा होता है। फिर आते हैं सोशलिस्ट वाले इकोनॉमी, सोशलिज्म में इसमें क्या होता है, सरकार के हाथ में या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जिसको बोलते हैं उनके हाथ में पावर होता है। वहाँ पे मेन फोकस किस पे होता है, प्रॉफिट पे नहीं, किस पे होता है, सोशल वेलफेयर पे होता है। तो वहाँ मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है ना, तो सोशल वेलफेयर को लेकर काम किया जाता है। फिर लास्ट हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर वही प्राइस मैकेनिज्म जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट दिखे उससे वो काम करे, लेकिन वो कंट्रोल होते हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए मनमाना वाला वो भी नहीं कर सकते, है ना। जैसे यहाँ पे रूल आता है ना कभी कभी कि ये सामान इतना ही बिकेगा मैक्सिमम, है ना, होता है कि सरकार के द्वारा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का रोल, ठीक है, और डिटेल में तो चैप्टर में देखिएगा फिर अलग-अलग पॉइंट्स। फिर है हम लोग का यूनिट 2 में हम लोग आते हैं। यूनिट 2 में क्या है, पहला मॉनेटरी स्टैंडर्ड। मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो आपके बुक में है ही नहीं कवर किया हुआ, एग्जिस्ट तो है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन वो तो किसी लॉ के ऊपर बेस से वैसे बताया हुआ। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें मॉनेटरी स्टैंडर्ड में, मेनली दो स्टैंडर्ड है ना, एक मेटल वाला और एक पेपर वाला, है ना। मेटल को भी दो भाग में बांटा गया, किसमें, मोनोमेटलिज्म और बाइमेटलिज्म। मोनोमेटलिज्म में एक मेटल में चलता है ना, बाइमेटलिज्म में दो, जैसे गोल्ड की सिल्वर और सिल्वर वाला। और पेपर वाले का उसमें तो क्या होता है, सिर्फ पेपर वाला नहीं, है ना, तो दो हो गया। तो फिर ठीक है, मॉनेटरी स्टैंडर्ड। मॉनेटरी स्टैंडर्ड सिंपल में क्या है, जो जिसमें मॉनेटरी सिस्टम है जो सरकार का, है ना, तो देश का क्या मॉनेटरी सिस्टम है, मतलब वहाँ पे मनी कैसे काम करता है, कैसे सप्लाई होता है, कैसे उससे रिलेटेड काम होता है, ठीक है। इसके बाद है वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग क्या देखें कि वैल्यू ऑफ मनी मतलब बोलने का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ मनी मतलब मनी का परचेजिंग पावर, यही ना। परचेजिंग पावर मतलब वो मनी दे के हम कितना गुड्स और सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम कम ही मनी दे के, मतलब पहले के मुकाबले अगर कम मनी देते हैं जैसे मतलब क्या बोलते हैं, वैल्यू मनी का क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो हम लोग चेंज कैसे नापते हैं, चेंज के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर से काम चलाते हैं ना। तो दो तरह का इंडेक्स मेथड है, क्या क्या, सिंपल और वेटेड, है ना।
ठीक है, और स्टेप्स क्या होते हैं वो सब मैं देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई में हम लोग देखें सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना मनी अवेलेबल है। लेकिन इस पर ध्यान देने वाला बात ये है कि वो पैसा अवेलेबल, करेंसी अवेलेबल किसके पास होनी चाहिए, पब्लिक के पास ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाला इसमें काउंट नहीं करते हैं ना मनी सप्लाई देखते समय, है ना। या तो करेंसी में से या डिमांड डिपॉजिट किसके पास है, बैंक के पास, वो भी किसका है, पब्लिक का ही है ना। ठीक है, तो मेनली किसको लेते हैं, पब्लिक के हाथ में जो पैसा है। तो इसमें हम लोग अलग अलग मेजर्स देखे ना, M1, M2, M3, M4 और एक M0 भी जो क्या था, हाई पावर मनी, जिसका अलग नाम क्या है, बेस मनी, ये सब अलग अलग। ठीक है, जो नाम है इसका। ठीक है, तो M1, M2, M3, M4 देखें तो M3 मेनली जो मेजर है वो कौन यूज करती है, RBI यूज करती है, और कुछ देशों में भी, दूसरे देशों में, डेवलप कंट्रीज में भी वो फॉलो होता है। तो सबका फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, M1 इक्वल टू है ना CC प्लस DD, फिर M3 इक्वल टू M1 प्लस ये, फिर M3 इक्वल टू M1 प्लस जो भी लिखा हुआ है ना, जो फॉर्मूला है। फिर हम लोग हाई पावर्ड मनी का भी देखें, तो हाई पावर्ड मनी का है क्या, C प्लस R करके है ना, करेंसी और रिजर्व्स वाला। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखें क्या, वो क्या होता है, बेस मनी होता है। बेस मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी मनी के बेसिस पर क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन चलता है। जैसे इतना 100 रुपया था, वही ना बैंक में जमा हुआ, फिर उसी से ना लोन दिया गया, फिर कुछ रिजर्व रखना है, फिर उसको रख के फिर हम लोग लोन दिए, फिर उसमें से इतना पोर्शन है। तो जब तक रिजर्व की वो बराबर नहीं हो जा रहा था तब तक क्या कर रहे थे हम लोग, और क्या कर रहे थे, उसी मनी पे और मनी क्रिएट करते जा रहे थे ना। ठीक है, क्लास में डिटेल लिखी थी यहाँ पर। ठीक है, वीडियो भी देख सकते हैं अगर पूछे आप वहाँ पे। ठीक है, क्लास में ज़्यादा डिटेल। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी में ये देखें हम लोग। अच्छा, सप्लाई ऑफ मनी में और भी हम लोग देखें कि मनी सप्लाई करते कौन है, तो गवर्नमेंट भी करती है और RBI भी, है ना। गवर्नमेंट में क्या, कॉइन्स और 1 रुपये वाला जो नोट है, जो 1 रुपये नोट है उसको भी कॉइन कैटेगरी में बोला जाता है। हम लोग RBI का जो FAQs है उसमें पढ़े थे, है ना। आपको बेसिक भी बताएंगे, ये सेक्शन पढ़ लेना है। तो उसमें हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ देखे थे, कैसे इशू होता है, कहाँ इशू होता है। गवर्नमेंट का भी अपना प्रेस है, जो अपना है ना गवर्नमेंट का, और जो RBI का भी था, जगह भी है बताया हुआ है कहाँ है, कैसे इशू होता है सरकार, मतलब कैसे इशू करती है करेंसी देश में, उसके बारे में भी हम लोग देखें। ठीक है, फिर हम लोग देखें कि जो 1 रुपया वाला कॉइन है कौन इशू करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ना, और उसमें साइन किसका होता है, अगर नोट है 1 रुपया वाला, फाइनेंस सेक्रेटरी का। जबकि नोट जो RBI इशू करती है उसमें किसका साइन होता है, गवर्नर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग देखिए। इसके बाद अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी भी था फर्स्ट यूनिट में। तो अलग मनी को अलग अलग टाइप में बांटा गया है ना। एक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर था, फिर लीगैलिटी था, ठीक है, और फिर क्या था, कमोडिटी था, मनी कमोडिटी। ठीक है, तो अलग अलग बेसिस पे बांटा गया है एक्चुअल मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी जो इसके अंडर में आता है, कीज जो पहला ही बताया है ना। तो अलग अलग बांटा गया। फिर हम लोग जो लास्ट में कैटेगरी है उसमें ये भी देखते हैं कि मेटल्स और पेपर में फिर किया है ना। तो कॉइन्स आ गए मेटल्स में, और पेपर वाले में क्या, जो नोट वाले करेंसी। क्लियर हो गया। ठीक है, ये हम लोग देखें तो टाइप ये क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्या, वैल्यू ऑफ मनी हो गया, सप्लाई हो गया, डिमांड वैल्यू ऑफ मनी। डिमांड वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग एक चार्ट के जरिए जो किए थे, पहला क्या था, क्लासिकल अप्रोच। उसमें क्या क्या था, एक सबसे पहला क्या था, कमोडिटी ना, कमोडिटी थ्योरी। तो वो मेनली का फॉलो हो रहा था जब वही गोल्ड सिल्वर वाला कॉइन्स था ना। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या आया, कमोडिटी के बाद क्या आया, क्या था, स्टेट थ्योरी। इसमें क्या बोलती है, जिसको भी गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं मनी, है ना, और पीपल एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो किसमें चल जाता है, स्टेट थ्योरी। तो मेनली गवर्नमेंट जब किसी को क्या बोलती है, एक्सेप्ट करती है मनी, वो इशू करती है मनी, तो ज़्यादातर पीपल मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो स्टेट थ्योरी में आ गया। फिर मॉडर्न थ्योरी में हम लोग क्या देखें, मार्शल और पीगू का जो था, कौन सा, कैम्ब्रिज इक्वेशन थ्योरी ना, है ना। अच्छा, एक फिशर भी था पहले ना, फिशर्स थ्योरी। तो उसमें वो क्या बोले कि हम लोग क्या करते हैं, मनी हम लोग चाहिए किस लिए, मेनली ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए ना। और फिर कैम्ब्रिज वाला जो मार्शल और पीगू का था, उसमें वो क्या बोले कि नहीं, कुछ मनी हम लोग स्टोर करके भी रखते हैं। और फिर आगे कीन्स वाले, तो कीन्स वाले उसमें वो क्या बोले, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ मनी, कि मनी को 3 मेनली मोटिव के लिए होल्ड किया जाता है। क्या, पहला ट्रांजैक्शन के लिए, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा स्पेक्युलेटिव मोटिव ना।
कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हम उसमें लगाएं। इसके बाद अदर अप्रोचेस भी आया, जिसमें क्या क्या था, एक टॉपलिन था, एक बॉम्बल्स था और एक फ्राइडमैन था, है ना, उनका थ्योरी था। उसका लिंक भी देता आपको, उससे आप रीड कर लीजिए कम से कम चार्ट में, तो हम लोग इतना पूरा फुल बना लेंगे, ठीक है। तो डिमांड थ्योरी ऑफ मनी हो गया। इसके बाद क्या बचा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हम लोग क्या जाने कि इसमें बताया गया कि जैसे जैसे क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ता है इकोनॉमी में, जिसका मनी का, तो क्या होता है, मनी का जो वैल्यू है वो क्या होता है, गिरता है ना, वो गिरता है। तो उससे पता चला हम लोग को कि इनवर्स रिलेशन है किसके किसके बीच में, प्राइस ऑफ मनी और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि डायरेक्ट रिलेशन है किसमें, क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे गुड्स एंड सर्विसेज का भी मात्रा क्या हो रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ जाता है, प्राइस लेवल बढ़ जाता है ना। तो ये देखिए हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, तो इसमें फिशर जो इक्वेशन भी दिए थे, क्या था इक्वेशन, एम वी इक्वल टू पी इंटू टी ना, ठीक है, मनी सप्लाई इंटू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इक्वल टू पी इंटू टी। पी क्या था, एवरेज प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस, और टी क्या था, ट्रांजैक्शन कितना बार हो रहा है। वेलोसिटी क्या था, कितना बार वो मनी चक्कर काटता है, जो भी किए ना 100 का जमा हुआ, फिर उसी से, ठीक है, वो फिर उससे कुछ और हम कर दे तो वो दूसरे पार्टी, किसी के पास अगर पैसा है तो वो कितना बार सर्कुलेट हो जाता है ना, फ्रीक्वेंसी उसका क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनकम थ्योरी ऑफ मनी। तो कीन्स बताए अपने बुक में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें वो एक थ्योरी बताया इनकम थ्योरी के हिसाब से, क्या बोले वो कि जिस सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मनी ही नहीं है जिससे क्या होता है, प्राइस पे क्या होता है, इफेक्ट होता है, इसके अलावा किस पे क्या क्या जरूरी है, इनकम भी तो जरूरी है ना। तो इनकम भी है, कितना आप सेव करते हैं उसमें भी उससे फर्क पड़ता है, और कितना आप इन्वेस्ट करते हैं उससे भी फर्क पड़ता है ना, प्राइस लेवल में, है ना, कि सबके पास होगा तब ना खर्च कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग ये देखें मेनली कि इनकम, सेविंग और इंटरेस्ट का भी अहम रोल होता है प्राइस लेवल में। और लास्ट में इसमें कंक्लूजन था जिसमें हम लोग ये जाने कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और इनकम थ्योरी ऑफ मनी दोनों का अपना स्थान है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मेनली क्या है, लॉन्ग टर्म में सही साबित हो जाता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी में मनी बढ़ गया है तो लॉन्ग टर्म में प्राइसेस जो है वो क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू बढ़ जाता है ना। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या है, ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में, इनकम थ्योरी, है ना, इनकम थ्योरी में उनका इनकम थ्योरी ज्यादा मायने रखता है। कब, शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म मतलब छोटा अवधि ना, क्लियर हो गया, छोटा अवधि में जिसका महत्व है इनकम थ्योरी, मतलब दोनों का अपना अपना महत्व है। ये लॉन्ग टर्म वाला चीज हो गया क्वांटिटी, और ये इनकम थ्योरी शॉर्ट टर्म हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसका इसके बारे में देखिए, दोनों का मतलब कंपैरिजन भी देखिए। फिर है यूनिट 3, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि मनी का वैल्यू में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। मेनली कमी किसकी आता है, क्वांटिटी बढ़ गया ना मनी का, तो उसका वैल्यू में कमी आ गया। मतलब क्या हो गया कि अब हम उससे कम गुड्स और सर्विसेज ले सकते हैं, है ना। और डिफ्लेशन इसका ठीक उल्टा, ठीक है। और हम लोग क्या देखें कि क्या क्या कॉजेस है इन्फ्लेशन के, तो जिससे भी, जिस चीज से भी इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाएगा, है ना, चीजों का प्राइसेस बढ़ेगा ना, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है इन्फ्लेशन, उसी का ठीक उल्टा डिफ्लेशन, जिससे भी इनकम घटेगा उससे क्या होगा, आपका डिमांड घटेगा, उससे क्या होगा, प्राइस। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोग फिर इस पे बहुत रोचक कंपैरिजन था, क्या बोला गया था उसमें कि इन्फ्लेशन अनजस्ट है, कि ठीक नहीं है, और डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन भी खराब है, लेकिन दोनों में से ज्यादा खराब कौन है, डिफ्लेशन। क्यों बोला गया सब कि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि धीरे धीरे दाम बढ़ता है, तो पुअर में तो दिक्कत होता है उसमें, लेकिन डिफ्लेशन में तो क्या होता है, उसमें तो नौकरी ही चल जाता है, इनकम घटता है, एम्प्लॉयमेंट घटता है, नौकरी चला जाता है, तो जिससे क्या होता है, और दोबारा फिर क्या होगा, फिर कम इनकम ही है सबके पास, कमी डिमांड हो गया, है ना, कमी डिमांड है तो फिर से क्या होगा, प्रोडक्शन फिर से कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फिर से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट फिर से चला जाएगा, तो लोगों के पास और पैसा क्या होता जाता है, कम, है ना। चीजों का दाम सस्ता है लेकिन पैसा भी तो नहीं है ना, है ना, क्योंकि इसका खराब इफेक्ट क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, उससे एम्प्लॉयमेंट जा रहा है लोगों का, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि डिफ्लेशन तो क्या है, ज्यादा खराब है,
इन्फ्लेशन धीरे धीरे अगर हो रहा है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा भी है, लेकिन डिफ्लेशन तो कहीं से अच्छा नहीं है। और इन्फ्लेशन को तो रोक पाना शुरुआती स्टेज में संभव भी है कि उसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन डिफ्लेशन को रोकना ज़्यादा मुश्किल है ना। ठीक है, फिर इसमें दो टर्म और हम लोग देखें, अच्छा इसमें और भी है कि अलग अलग क्लासेस में क्या प्रभाव पड़ता है, फिर कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो कैसे ठीक करेंगे, जो जिससे भी आपका हाथ में पैसा है वो कम किया जाता है ना, ताकि क्या हो आपका डिमांड कम हो, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा धीरे धीरे। डिमांड कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, है ना, फिर क्या होगा, उससे फिर थोड़ा सा आपका फिर से सामान्य में आने लगेगा इकोनॉमी। ठीक है, और डिफ्लेशन में फिर इसी तरह का जो रिवर्स मेजर्स लेंगे हम लोग, तो उल्टा मेजर्स लेंगे, उल्टा उपाय लगाएंगे। और इसमें दो टर्म और था क्या, एक रिफ्लेशन और एक डिसइन्फ्लेशन। रिफ्लेशन किसको बोलते हैं, कंट्रोल करते हैं जो इन्फ्लेशन को, किसके समय, डिफ्लेशन के समय ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रीफ्लेशन। ठीक है, और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, कंट्रोल डिफ्लेशन कब, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, है ना, कि धीरे धीरे करके हम लोग क्या करते हैं, नीचे लाते हैं, है ना, प्राइसेस लेवल को नीचे लाते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गया हम लोग का। इसके बाद मनी मार्केट। मनी मार्केट में हम लोग क्या देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होता है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या, जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स का बनता है या एक्सचेंज होता है ना। ठीक है, ट्रांजैक्शन भी आ गया उसी के अंदर। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कौन कौन सा मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट को हम लोग ओवर द काउंटर, ओवर द फोन क्या कहते हैं, ओवर द फोन मार्केट, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होता है ना मेनली मनी मार्केट में, है ना, कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल डिपॉजिट, है ना, ये सब था ना, है ना। ठीक है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब। ठीक है, तो ये मेनली क्या होता है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मेनली मतलब क्या, एक दिन से लेके एक साल तक वाला ना, मनी मार्केट में आ गया। और जो बड़ा मार्केट है कैपिटल मार्केट, वो तो लॉन्ग टर्म हो गया, उसमें क्या आता है, शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब, है ना, बॉन्ड। क्लियर हो गया, तो मनी मार्केट में ये हो गया। तो इसमें हम लोग को देखना है कि क्या क्या अभी का प्रॉब्लम्स है, कैसे उसको हम लोग सुधार सकते हैं, है ना, कैसे बेटर कर सकते हैं, इंडिया कैसे अपना मनी मार्केट को सुधार सकते हैं, ये सभी रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद यूनिट 4 में क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे, क्या है फॉरेन एक्सचेंज, एक करेंसी को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं दूसरे करेंसी में, दूसरे देश की करेंसी में, वो भी किसके अंदर आएगा, फॉरेन एक्सचेंज हो गया। और बड़ा डेफिनेशन के हिसाब से क्या, जो भी चीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, इंस्टीट्यूशंस, मेथड्स, ठीक है, जिस तरह से इन्वॉल्व करना है, सब किसका पार्ट है, फॉरेन एक्सचेंज का। फिर एक्सचेंज रेट देखें हम लोग। एक्सचेंज रेट में हम लोग क्या देखें कि एक कंट्री का प्राइस जब दूसरे कंट्री के एक कंट्री का करेंसी जब दूसरे कंट्री के करेंसी के टर्म्स में हम लोग देखते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट, प्राइसेस ऑफ करेंसीज इन टर्म्स ऑफ ईच अदर, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, जैसे अगर अभी है 81.80 रुपीस है डॉलर, एक डॉलर का आपको इतना रुपया लेना है, तो एक्सचेंज रेट यही हो गया, है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, कितना आपको अपना करेंसी लेना होगा दूसरा करेंसी लेने के लिए। ठीक है, फिर इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये कैसे देखते हैं हम लोग, ये भी जैसे मनी भी या फॉरेन करेंसी भी क्या है, जैसे दूसरे करेंसी दूसरा कोई कमोडिटी का प्राइसेस डिटरमाइन होता है, उसी तरह इसका भी रेट डिटरमाइन होता है। कैसे, डिमांड एंड सप्लाई, मेनली ये है ना, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से डिटरमाइन होता है। ठीक है, और फिर क्या है पीपीपी ना, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो इसमें हम लोग देखिए कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब मान लेते हैं 100 गुड्स है उसमें, तो हमारे कंट्री में वही सेम गुड्स कितना मिलेगा, दूसरे कंट्री में कितना मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल लेके थे ना हम लोग कि 30 रुपया में अपने कंट्री में मिल रहा है वही उतना गुड्स, और वही गुड्स हम यूएस में $1 में खरीद रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेशियो क्या है 30:1 का, है ना, कि हमारे कंट्री में कितना लग रहा है, 30 रुपया लग रहा है ना। तो ये क्या हो गया, परचेजिंग पावर पैरिटी, कि हमारा करेंसी का क्या परचेजिंग पावर है और जो दूसरी करेंसी दूसरे देश की उसका क्या परचेजिंग पावर, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो पहले वाली थ्योरी जो मिंट थ्योरी, जो गोल्ड वाला सब चलता था, गोल्ड और सिल्वर वाला जो पॉइंट चलता था, तो अब तो वो प्रचलन में है ही नहीं, वो तो हट गया। तो इसीलिए अभी महत्व किस पे चला गया है कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी की दुनिया में क्या चल रहा है, मेनली करेंसी वो पेपर नोट्स ही चलता है, वो गोल्ड और सिल्वर वाला तो हट चुका है। ठीक है,
और ये एक इंटरनल पावर का, हर करेंसी का क्षमता कितना है, खुद का क्षमता खरीदने का, उसके बारे में बताता है। और इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर वाला भी देख सकते हैं कि हमको कैसे प्लानिंग करना चाहिए ताकि इकोनॉमी बेटर रहे, है ना। फिर क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड देखिए और ब्रेकडाउन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, पहले जो गोल्ड वाला एरा चल रहा था, तो जिसमें अलग अलग फॉर्म्स था, जो मतलब यही मॉनेटरी सिस्टम फॉलो हो रहा था, गोल्ड वाला ना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था कि अलग पहले क्या आया, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, जिसमें क्या था, इवन कॉइन्स जो था, है ना, वो भी गोल्ड का, ठीक है। तो उससे क्या होता था, जितना उसका फेस वैल्यू है, मतलब जितना का उसका मूल्य बताया जा रहा है, उसका इंटरनल वैल्यू, ठीक है, वो भी क्या था, बराबर था, है ना। और क्या था कि इवन करेंसी से भी लिंक किया गया था ना, गोल्ड को करेंसी से लिंक कर दिया गया था कि इतना आपका करेंसी से इतना आप गोल्ड ले सकते हैं, है ना, ठीक है। ये किसमें था, गोल्ड करेंसी में। फिर क्या आया, गोल्ड सेकंड क्या था, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, जिसमें क्या हुआ कि बोला गया कि जो गोल्ड कॉइन्स है उसको जैसे पहले जो गोल्ड करेंसी वाले स्टैंडर्ड में जरूरी था, उसको अब जरूरी नहीं बोल दिया गया कि वो अब जरूरी नहीं। फिर आया गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ना, जिसमें बोला गया डोमेस्टिक यूज के लिए गोल्ड अब यूज नहीं कर रहे हैं, तो मेनली किसके लिए करेंगे, फॉरेन के लिए, है ना। फिर क्या आया, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, जिसमें वही इंग्लैंड लाई इसको, है ना, और उसके उनके साथ कौन आए, यूएस एंड फ्रांस। फिर वो मिलकर एग्रीमेंट किए कि हम लोग स्टेबल वैल्यू रखना चाह रहे हैं, इस तरह से हम लोग चलेंगे आगे। इसका ट्राइपार्टाइट मॉनेटरी एग्रीमेंट, क्या नाम है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ना, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट का नाम दिया गया, जिसमें बाद में और करेंसीज भी ज्वाइन की, है ना, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो वो लोग भी सके, लेकिन ये भी ज्यादा देर नहीं चला। तो हम लोग देख रहे हैं एक एक करके क्या हो रहा है, एक एक स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। पहले आया करेंसी, फिर हो गया, फिर क्या आया, बुलियन, वो भी चला गया, फिर एक्सचेंज आया, वो भी गया, और अभी फिर कौन सा गया, अभी जो हम लोग की रिजर्व, वो भी गया। फिर आया एक पैरिटी स्टैंडर्ड, वो कैसे आया, आईएमएफ लेके आई उसको ना, जो 44 कंट्रीज मिले थे ब्रेटन वुड्स में, इसको ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बोलते हैं हम लोग, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो वो लोग डिसाइड भी किए कि हम लोग भी अब क्या करेंगे, करेंसी को फिक्स करेंगे इन टर्म्स ऑफ गोल्ड में। तो लास्ट जो कोशिश किया गया कि गोल्ड से फिर से जोड़ देना, लेकिन ठीक है, वो भी क्या हुआ, टूट गया, ठीक है। तो उसमें वो भी क्या हुआ, ज्यादा न मानी चला, टूट गया। क्या हुआ उसमें कि डॉलर को भी लाया गया, कि डॉलर से भी लिंक किया गया, लेकिन क्योंकि सभी कंट्री के पास ये गोल्ड इतने क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं था, फिर कंट्री क्या कर रहे थे कि एक रूल्स का भी पालन नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे करके ये भी टूटा, ठीक है। तो इधर फिर इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड वाला जो चैप्टर है, उसमें हम लोग देखे कि जो पहला 3 स्टैंडर्ड है, कौन कौन सा, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, बुलियन स्टैंडर्ड और एक्सचेंज स्टैंडर्ड। तो इसका हम दोनों के बारे में यूज हो रहा था, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी। लेकिन इंटरनेशनल ही सिर्फ किसके लिए था, 2 चीज के लिए, एक गोल्ड रिजर्व वाला ना, और एक लास्ट गोल्ड पैरिटी वाला। तो यही दो बस इंटरनेशनल के लिए ही, बस यही दो था, ठीक है। तो फिर ये टूटा, फिर बताया गया कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया क्या, कि फ्री ट्रेड होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, रेस्ट्रिक्शन कंट्रीज नहीं लगाएगी, और भी अलग अलग पॉइंट्स है। फिर ब्रेकडाउन कैसे हुआ कि वही रूल्स नहीं मान रहे थे सब कंट्रीज, है ना। तो धीरे फिर बोले कि हमारे पास भी, सबके पास तो बराबर मात्रा में गोल्ड है नहीं, तो उससे भी हटने लगे, है ना। फिर एक नेशनलिस्टिक फीलिंग भी आने लग गया कि हम लोग क्या करेंगे, अपने स्वदेशी गुड्स पे ही ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। और क्या है, ठीक है, वर्किंग, अच्छा आईएमएफ का वर्किंग और प्रेजेंट पोजीशन, ठीक है। तो वर्किंग मेनली आईएमएफ का क्या है, 2 मेन बॉडी है ना, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मेन ऑर्गन है इसका, से काम करते हैं। हम आपको बोले इसमें कि आप इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कब फॉर्मेशन हुआ, 27 दिसंबर 1945 ना, ठीक है। अच्छा, ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, तो 2 ऑर्गेनाइजेशन इसमें आई थी, कौन कौन, एक तो आईएमएफ और एक आईबीआरडी ना, जो अभी पार्ट है इसका, वर्ल्ड बैंक। अच्छा, इसके कौन अभी चीफ ऑफिसर है वो भी आपको देखने बोले, पर नाम देते हुए ताकि एग्जाम में आप प्रैक्टिकल आंसर भी लिख पाए। इसी में हम लोग देखिए एसडीआर भी देखिए, है ना, एसडीआर की पहले जो गोल्ड पैरिटी वाला चलता था और डॉलर ही मेन
यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ इंडिया, तो उसके बदले अब क्या आ चुका है SDR, है ना। SDR में पहले जब स्टार्ट हुआ तो 16 करेंसीज को हम लोग लेके कर रहे थे कि उनका जो दाम है उससे बड़ी SDR था, लेकिन अभी हम लोग कितना बस 5 करेंसी को लेते हैं, है ना। 5 करेंसी के टर्म्स में ना SDR को डिफाइन किया जा रहा है ना। कौन कौन सा बोलिए, US डॉलर, चाइनीज युआन, जापानीज येन, पाउंड और क्या है यूरोपियन यूरो, ठीक है। तो ये 5 करेंसी के टर्म है। तो इसका IMF की वेबसाइट वाला भी आपको बोले थे ये लिंक में जाने और वहां पे भी देखने, है ना, ताकि होगा। तो लास्ट वाले वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कैसे, है ना, उसमें डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्किंग हो गया। अच्छा, और क्या काम फंक्शन क्या है IMF का कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन है ना, दूसरे देश को भी हेल्प कर हो जाता है, एक्सचेंज रेट के लिए भी है ना, एक्सपर्ट भी भेजती है दूसरे कंट्री में, फिर जब लोन भी चाहिए बीच में तो वो भी मुहैया कराता है, ठीक है। तो IMF एक बड़ी संस्थान है जो पूरा क्या है इंटरनेशनल काम कर रही है ना, सब देशों को उससे फायदा हो रहा है जितने मेंबर कंट्री। तो हम लोग लास्ट में भी देखे थे इंडिया को भी कितना फायदा हुआ, कितना बार इंडिया को लोन मिला है, वहाँ से एक्सपर्ट्स आए हैं, बहुत सारे सजेशन दिए हैं, ठीक है। तो इंडिया भी बहुत लाभान्वित हुई है, ठीक है। वर्किंग हो गया। प्रेजेंट पोजीशन में आपको कुछ प्रैक्टिकल का बोल दिए कि अभी कौन है इंडिया की तरफ से मेंबर। गीता गोपीनाथ अभी वहाँ की क्या फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर है या कुछ आप देखिएगा, चेक करिएगा, ठीक है इंडिया। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर नहीं हुई। रिप्रेजेंटेटिव कौन हुए कि जो जिसको इंडिया अपॉइंट कर लो, समझ गए। IMF किसी को अपॉइंट कर लिया अपने लिए काम करने के लिए, किसी को बड़ा पोस्ट पे डाल दी तो IMF की ना रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि हम लोग के देश से जो गए है ना, समझ में आया, हम लोग के देश से किसको अपॉइंट किया गया है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी कौन है आपको वो भी देखना है, और जब बना था IMF तब इंडिया की तरफ से कौन थे, ठीक है। प्रैक्टिकल होगा आपके आंसर में तो अच्छा लगेगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ये कंट्री है तो अकेले तो आजकल कोई कंट्री आइसोलेशन में मतलब अकेले तो नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है ना दूसरे कंट्री से, इवन कोऑपरेशन भी चलता है, हेल्प भी चलता है। एक कंट्री में जैसे कोई तबाही आया, भूकंप या कुछ भी इस तरह का, तो दूसरा कंट्री भी उनको हेल्प करते हैं। फिर हम लोग इसमें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्चुअली है क्या, जो एक कंट्री के निवासी बाकी सब दुनिया से जो भी डील कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसका बैलेंस देखते हैं फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब हमको पैसा मिलेगा, है ना, प्लस है ना मेरा बैलेंस, और अनफेवरेबल मतलब कहां चले गए माइनस, हमको पेमेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को, इसके अंदर 2 अकाउंट्स है, कौन कौन सा, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या हुआ कि विजिबल आइटम भी आते हैं, इनविजिबल आइटम भी आते हैं। विजिबल मतलब क्या, गुड्स, है ना, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है ना, और इनविजिबल में क्या आ गया, सर्विसेज। सर्विसेज में क्या होता है कि वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन क्या होता है एक जन दूसरे जन को जो सेवा दी है ना, तो उसका भी क्या होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना। जैसे इसमें क्या क्या आ गए, ट्रांसपोर्टेशन आ गए, या इंजीनियरिंग सर्विसेज, या डॉक्टर्स दूसरे कंट्री के जो सर्विस दिए हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विस के अंदर आ गए, है ना, लोन लेना, ठीक है, ये होगा। और इनविजिबल में एक और चीज आता है क्या, ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है, जो एक देश दूसरे देश को हेल्प करती है ना, यूनिलैटरल पेमेंट वाला भी आता है इसमें। जैसे दूसरे देश में, जैसे टर्की में भूकंप आया तो इंडिया भी हेल्प की ना, ठीक है, तो वो पैसा तो नहीं चाहिए कि हमको वापस मिले, इतना हेल्प किए, दवा पहुंचाएं, खाने का सामान पहुंचाएं, तो उसका पैसा नहीं थोड़ी इतना का पहुंचाएं, वो तो खुद की तरफ से हेल्प है ना, ठीक है। तो डोनेशन, चैरिटीज वाला इवन। और फिर क्या है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स। कौन सा कैपिटल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मतलब पैसा का इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, एक गवर्नमेंट वाला जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस हो गया, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। फिर एक प्राइवेट वाला कैपिटल वाला आ गया। फिर मूवमेंट ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज। तो ये 3 चीज भी, ये 3 चीज इसके अंदर आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। देखिए पॉइंट्स में अगर आप इसको तोड़ लीजिएगा ना तो आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका पॉइंट में टूटा हुआ है तो इजीली आप बता सकते हैं इसके अंदर क्या आता है। फिर इसी में हम लोग एक चीज थे, डिफरेंस क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में और बैलेंस ऑफ ट्रेड में, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो दोनों आता है, विजिबल वाला भी और इनविजिबल भी, है ना। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ क्या आता है, क्या आता है सिर्फ, हाँ वेरी गुड, सिर्फ विजिबल,
सिर्फ विजिबल वाला ना, मतलब सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो बड़ा कौन है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ पेमेंट। वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर तो सब चीज है ना, विजिबल भी है और इनविजिबल। क्लियर हो गया? लास्ट टॉपिक। अच्छा, इसके अंदर और भी है कि क्या है कॉजेस। अनफेवरेबल अगर बैलेंस हो गया है तो उसका क्या कारण है। तो ज्यादा इंपोर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा ना बैलेंस माइनस में। इसी तरह जिस कारण से भी क्या हो जाए, मेरा बैलेंस किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का माइनस में चल जाए, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में भी है फिर आपका, है ना। कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अपने देश में निर्माण कर सकते हैं, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं इंपोर्ट पर। तो दो तरह का रिस्ट्रिक्शन के बारे में हम लोग देखें। क्या क्या? एक कोटास था, कोटा फिक्स कर दिए, और एक टैरिफ था कि टैक्स लगा दिए, है ना। तो ये फिर किसी चैप्टर के लास्ट में लिखा होता है कि आप करो या तो आप टैरिफ भी लगा दो या आप क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि इतना ही बस इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, या इतना ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे देश को बोल सकते हैं कि हमारे देश में इतना ही आप मैक्सिमम दे सकते हैं इस चीज का। लेकिन क्या होता है, ये दोनों ही चीज अगर आप किसी कंट्री को रोक रहे हैं कि वो खुल के व्यापार नहीं कर पाए, तो उसके अंदर भी ये आ सकता है कि हम लोग भी आपको फिर पूरा छूट नहीं देंगे कि हमसे आप पूरा खुला, मतलब आपको हम एकदम खुला आजादी दे रहे हैं। हम लोग भी क्या करेंगे, आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। फीलिंग आएगा ना, उनके अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो रोकना। तो इसी से आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, जो लिखा हुआ है क्या, फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन। ठीक है, तो उसी का कुछ पार्ट हम डिस्कस कर दिए। इसमें क्या था फ्री ट्रेड में कि बिना रुकावट के आप दूसरा देश से क्या कर सके, ट्रेड कर सके। ठीक है, बिना रुकावट के। तो इसके पक्ष में भी आर्गुमेंट्स है ना, तर्क दिए गए हैं इसके पक्ष में। क्या होता है, इससे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, और क्या होता है, कस्टमर को सबसे ज्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्राइसेस कम होगा ना, इससे कस्टमर को फायदा होगा ना, और अच्छा क्वालिटी मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बना रहे हैं सामान। ठीक है, और क्या होता है फ्री ट्रेड से, आपका बेटर टेक्नोलॉजी से काम होता है, जिससे क्या होता है, रिसोर्सेज कम लगता है, जिससे कम ही अमाउंट में अच्छा क्वालिटी का गुड्स मिल जाता है ना। तो फ्री ट्रेड से इतना फायदा है। और इससे और क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है, तो अब हमारे देश में भी लोग क्या चाहेंगे कि हम भी बेटर प्रोडक्शन कर पाए ना, तो अपना भी क्या बढ़ा देते हैं, क्वालिटी एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे वो, है ना। नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनका सामान नहीं बिकेगा फिर, या वो जो सर्विस देते हैं वो नहीं बिकेगा, है ना। तो ये एक अच्छा क्वालिटी के तरफ भी इससे हम लोग जाते हैं। अच्छा, फिर हम लोग देखें प्रोटेक्शन का, कि प्रोटेक्शन कुछ लोग कुछ कंट्री प्रोटेक्शन को भी अपना सकते हैं। प्रोटेक्शन में क्या होता है, संरक्षण लिया होता है, वही अभी जो डिस्कस किया, कैसे, या तो कोटास से या टैरिफ से, या तो टैक्स लगा दीजिए दूसरा कंट्री पर, है ना, उसके गुड्स पर, या कितना ही सामान आप हमारे देश में भेज सकते हैं, ये उनको रिस्ट्रिक्शन इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं, तो इसके पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है कि ये जरूरी है, किस लिए, कि हमारा देश का जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रो करे, पैसा कहाँ रहे, हमारा मेनली हमारे देश में रहे, है ना, प्रॉफिट का ज्यादा पार्ट हमारे देश में रहे। फिर और क्या होगा कि अपने ही देश में ही सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट का भी ज्यादा चांस होगा, है ना, कि हमारे इंडस्ट्री है तो ज्यादा चांस क्या है कि यहीं पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट करें। ठीक है, तो लास्ट में निष्कर्ष में फिर इसी तरह और पॉइंट्स भी है, आप देखिएगा। फिर लास्ट में निष्कर्ष में बोला गया कि ठीक है प्रोटेक्शन भी, अच्छा, दोनों के खिलाफ अगेंस्ट भी है, आर्गुमेंट्स इनके जो विपक्ष में दिए गए वो भी है कि ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, तो उसका रीजन भी बताया। फिर लास्ट में निष्कर्ष में फिर क्या बताया जाता है इस चैप्टर के लिए कि आप रोकेंगे तो वही दूसरे कंट्री के में भी ये भावना आएगा कि हम लोग भी रोकें। तो इससे क्या होगा, एक तरह से जो फ्री ट्रेड है या इजीली जो क्या है ग्लोबल इकोनॉमी है, उस पर थोड़ा सा क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है ना। ठीक है, तो हम लोग का खत्म होगा। इसके अलावा भी लेकिन कुछ टॉपिक्स है जो एक्स्ट्रा में पढ़ना है, जैसे आपको बोले वो बिजनेस साइकिल वाला या ट्रेड साइकिल वाला, जिसका हम लोग थोड़ा डिस्कस भी किए कि कैसे इकोनॉमी घटता बढ़ता है। तो उससे क्या होगा, हम लोग को इकोनॉमी का थोड़ा नॉलेज रहेगा, है ना। तो लिंक तो आपके पास है ही, तो उससे आप देखिएगा। ठीक है, और जो भी डाउट्स होगा आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम तो अभी किसी दिन आप बोलिएगा, किसी दिन हम लोग डाउट क्लास करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप एग्जाम के लिए अब आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जाम का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, आप प्रिपेयर कर लीजिए पहले ही से, ताकि एग्जाम में आप रिवाइज अच्छा से कर पाओ, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़िए, है ना। रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं।